Hello everyone and welcome back to the English Hour. So what we are going to discuss today, if you remember that the last video which I have posted was The Lamb written by William Blake. So today also we are going to discuss another poem written by William Blake. The title of this poem is The Tiger, and this particular poem William Blake wrote in the Songs of Experience opposite to The Lamb. ठीक है, अंडरस्टूड. सो उनके पास में, लाइक इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो इटसेल्फ, उनके पास में दो सेपरेट पोइट्री कलेक्शंस थे. एक थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड दिखाते थे एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड दिखाते थे. करेक्ट. सो आज जिस पोम की हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ द टाइगर. ये जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है. ओके. So before going further, let me discuss something about William Blake. William Blake was born on 28th of November 1757 and he died on 12th of August 1827. ठीक है. He was an English poet, he was a painter and printmaker as well. ठीक है. उनको उनकी पूरी लाइफ में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया उनकी पोइट्रीज़ की डेप्थ को देख के, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को देख के उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी. राइट. और विलियम ब्लेक ही बिलोंग टू द रोमांटिक एज एज यू पीपल नो, एंड उनके नोटेबल वर्क्स में शामिल है ऑब्वियसली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसकी ऑलरेडी हमने एक पोम कर चुके हैं हम लोग. सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसकी आज हम लोग एक द टाइगर लेंगे, एंड द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ये भी बहुत पॉपुलर पोम है, बट आई बिलीव इग्नू के सिलेबस में ये नहीं है, बट जस्ट इन केस इफ़ यू आर वेरी ईगर टू लाइक नो अबाउट दिस पोम, आप ये पोम पढ़ सकते हैं एक बार. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोम. Before going to line explanation, let me give a very short overview of the tiger. द टाइगर विलियम ब्लेक ने लिखा है लाइक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया है आपको. सो यहाँ पे बेसिकली वो गॉड से एक सवाल पूछ रहे हैं कि गॉड, जैसे आपने बहुत ही अच्छी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसमें इतने अच्छे इनोसेंट जानवर बनाए हैं, जैसे कि खरगोश हो गया, भेड़, बकरी, स्क्विरल, ये सब इतने इनोसेंट जानवर बनाए हैं, तो आपको टाइगर को बनाने की ज़रूरत क्या थी. टाइगर बेसिकली नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड को दर्शा रहा है. करेक्ट. इस पोम में सो विलियम ब्लेक पूछ रहे हैं जब इतना हरियाली, इतनी खूबसूरती, इतना पॉजिटिवपन है आपकी दुनिया में, तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने टाइगर को लाइक इन्वेंट किया और व्हाटएवर क्रिएट किया बोल सकते हैं. करेक्ट. So without doing any delay, let me start with the line-to-line explanation of this particular poem. Tiger, tiger burning bright, in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? फर्स्ट स्टैंजा में विलियम ब्लेक हमको बताते हैं कि जिस तरीके से घने जंगल में रात को अंधेरे में अगर बहुत आग लगा दी जाए, बहुत आग लग जाए, तो किस तरीके का दृश्य होता है, ठीक वैसा ही दृश्य हमको घने जंगल में काली रात को टाइगर को देख के लगता है. टाइगर ऐसा ही दिखता है जैसे काली रात को घने जंगल में किसी ने आग लगा दी हो. यहाँ पे विलियम ब्लेक ने टाइगर के ऊपर के स्ट्राइप्स को और आग को कंपेयर किया है. आगे विलियम ब्लेक बोलते हैं कि वो कौन से इमॉर्टल हाथ और आंखें होंगी जिसने ये टाइगर का शरीर बनाया है, टाइगर का इतना डरावना शरीर बनाया है. वो कौन से इमॉर्टल हैंड और आईज़ होंगी, वो किसकी होंगी. इमॉर्टल मतलब जो कभी मर ना सके, जो अमर हो. तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो विलियम ब्लेक गॉड को बोल रहे हैं, क्योंकि गॉड ही अमर है, राइट, भगवान ही अमर है. तो विलियम ब्लेक बोल रहे हैं ऐसे कौन से वो अमर हाथ और आंखें हैं जो इतने फियरफुल बॉडी को फ्रेम कर पाए मतलब जो इतने फियरफुल बॉडी को बना पाए, वो कौन से इमॉर्टल हाथ और आंखें होंगी. इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज burned the fire of thine eyes, on what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire. सेकेंड स्टैंजा में विलियम ब्लेक बोलते हैं कि इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज. यहाँ पे विलियम ब्लेक टाइगर को बोलते हैं कि तुम्हारी ये जो आँखें हैं, तुम्हारी आँखों में जो फायर है, अगर आपने बिल्ली की आँखें देखी होंगी तो बिल्ली की आँखें और टाइगर की आँखों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. तो विलियम ब्लेक बोलते हैं कि तुम्हारी आँखों में जो फायर है वो कहाँ से आई. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स मतलब धरती के कितने डीप अंदर से आई, या फिर आकाश के एकदम ऊपर से आई, मतलब पाताल से आई या फिर आकाश से आई, कहाँ से तुम्हारी आंखों में इतनी फायर आई. आगे विलियम ब्लेक इसी स्टैंजा में बताते हैं ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर,
ही एस्पायर मतलब कौन एस्पायर, गॉड के बारे में बोल रहे हैं। अभी वो टाइगर को पूछ रहे थे कि किसने तुम्हारी आंखों में फायर डाला, और अभी गॉड को बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे पंख थे जिसको लगा के तुम इतना दूर आसमान में गए थे इसकी आंखों का फायर लाने के लिए, या फिर कौन से वो हाथ थे जो डीप में गए थे अर्थ के जहाँ से तुमने ये फायर निकाला। लाइक ये सीधे सीधे मतलब गॉड को क्वेश्चन कर रहे हैं विलियम ब्लेक, क्या ज़रूरत थी इतना मेहनत करने की और इस तरीके का इतना डरावना क्रीचर बनाने की, कौन से इतने बड़े तुमने विंग्स लगाए थे कि तुम आसमान तक चले गए उस फायर को लाने के लिए, और कैसे कौन से तुम्हारे इतने मजबूत हाथ है जो अर्थ के एकदम अंदर तक चले गए कि वो फायर तुम ला सको जो आप टाइगर की आंखों में डाल सको। थर्ड स्टैंजा में विलियम ब्लेक बोलते हैं, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। इन स्टैंजाज में विलियम ब्लेक बोलते हैं कि वो कौन से कंधे होंगे या फिर वो किस तरीके का आर्ट होगा जिसने टाइगर के हार्ट को बनाया और टाइगर की हार्ट से जुड़ी हुई नसों को बनाया, ट्विस्ट करके तोड़ मरोड़ के बनाया, वो किस तरीके का आर्ट होगा। अगली दो लाइन का मीनिंग है कि वो जब वो बन के तैयार हो जाएगा, मतलब जब भगवान टाइगर को पूरा बना लेंगे और टाइगर पूरा रेडी हो जाएगा, जब उसका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा तो किस तरीके के डरावने उसके हाथ रहेंगे और किस तरीके के डरावने उसके फीट रहेंगे। करेक्ट, टाइगर के फीट लाइक हिंड लेग्स और फोर लेग्स जिसको हैंड और फीट बोला गया है वो एक्चुअली डरावने रहते हैं। करेक्ट, सो विलियम ब्लेक बोल रहे हैं कितने ड्रेडफुल हैंड होंगे और कितने ड्रेडफुल फीट होंगे जब वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। वॉट द हैमर, वॉट द चेन, इन वॉट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, वॉट द एनविल, वॉट ड्रेड ग्रैस्प, डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प। इन चार लाइनों का मतलब है वो कौन सा हथौड़ा होगा और वो कौन सी चेन होगी और कौन सी वो भट्टी होगी जिसमें तुम्हारे ब्रेन को रख के पकाया गया, तैयार किया गया, और वो कौन सा एनविल होगा जिस पे तुम्हारे शरीर का आकार दिया गया। एनविल कुछ इस तरीके का दिखने वाला इक्विपमेंट है जो जनरली लोहारों के पास में होता है जिससे वो अलग अलग शेप्स बनाते हैं। करेक्ट, वॉट ड्रेड ग्रैस्प, कौन सी वो इतनी डरावनी ग्रैस्प होगी, किसमें इतनी हिम्मत होगी कि तुमको पकड़ा और उस एनविल पे रखा और तुम्हारा शेप दिया, किसके हाथों में इतनी ताकत होगी, किसके दिल में इतनी हिम्मत होगी कि उसने तुमको जकड़ के पकड़ा और एनविल पे रखा और उसने तुम्हारा शेप दिया। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? इन लाइनों का मतलब है, विलियम ब्लेक बोलते हैं कि जब टाइगर पूरा बन के तैयार हुआ, गॉड ने एनविल पे रख के टाइगर को शेप दिया, उसको आकार दिया, और जब वो पूरा तैयार हुआ तो स्टार्स भी इतना गुस्सा हो गए कि वो ऊपर से औजार फेंकने लगे, भाले फेंकने लगे, और वो इतना दुखी हो गए, मतलब स्वर्ग हेवन इतना दुखी हो गया कि वो बारिश बरसा रहा था। क्यों? क्योंकि वो रो रहा था कि ये कैसा क्रीचर बना लिया गॉड ने। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, और जब तुम बन के रेडी हो गए थे, जब टाइगर बन के रेडी हो गया था तो क्या गॉड ने स्माइल किया था? लाइक क्या गॉड खुश हुए थे कि अरे मैंने क्या बना दिया? क्या वो गॉड सेटिस्फाई हुए थे? डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, ये वही गॉड है क्या जिसने लैम्ब भी बनाया था? मतलब गॉड जब लैम्ब जैसा इनोसेंट क्रीचर बना सकता है तो वो इतना खूंखार क्रीचर, टाइगर जैसा इतना खूंखार क्रीचर क्यों बनाएगा? कैसे बना सकता है? क्या ये वही गॉड है जिसने लैम्ब को भी बनाया था? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। सो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है वही रिपीट किया है विलियम ब्लेक ने। यहाँ पे बेसिकली पूछ रहे हैं कि टाइगर वैसा ही दिखता है जैसे घने जंगल में रात को जब आग लग जाती है, टाइगर वैसा ही दिखता है जैसे घने जंगल में आग लग जाती हो, और ऐसे कौन से अमर हाथ और आंखें रही होगी जिसने तुम्हारी इतनी फियरफुल, इतनी डरावनी बॉडी बनाई है। So with this we come to an end of the line to line explanation। अभी हम एक काम करते हैं, एज ऑलवेज वी विल सी सम MCQs so that हम लोग का रिविजन भी हो जाए, एंड एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट पोम इज कनेक्टेड टू द टाइगर? A. Holy Thursday, B.
the chimney sweeper, C, the lamb, D, the London. So the correct answer to this is option number C, lamb. Question number 2. What is Blake trying to say? Option number A. Blake is trying to ask God what he is doing with his life. Option number B. Blake is trying to express his questions in God's actions and why he creates such evil when he creates goodness as well. Option number C. Blake is trying to make everyone question God. Option number D. Blake is trying to express his undying love to God and show his full support on God's actions, both good and bad. So I hope you know the correct answer. It is very simple. The correct answer is option number B, that William Blake is trying to express his questions in God's actions, why he creates such evil when he creates goodness. So स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब लैम्ब जैसी इतनी इनोसेंट चीज़, इतनी इनोसेंट क्रीचर आपने बनाई, तो आपको टाइगर जैसी इतनी भयानक क्रीचर बनाने की ज़रूरत क्या थी? सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 goes like, what is the tiger symbolic of? A. Courage and strength. B. Evil and darkness. C. The savage part of the world. D. Natural instincts. It is very simple. So the correct answer is option number B. Question number 4. In William Blake's poem, The Tiger, what does the phrase fearful symmetry refer to? A. The balance and harmony between good and evil. B. The intense rage and aggression of the tiger. C. The nervousness and trepidation of the speaker. D. The symmetrical and awe-inspiring markings on the tiger's body. So the correct answer to this is obviously option number D, the symmetrical and awe-inspiring markings on the tiger's body. The fifth and the last question goes like, what is the significance of the imagery of fire in William Blake's poem, The Tiger? A. It represents the intense energy and power of the tiger. B. It represents enlightenment and truth. C. It symbolizes purity and innocence. D. It signifies destruction and chaos. So बोल सकते हैं थोड़ा ट्रिकी है, वैसे तो नहीं है, आप लोगों को आ जाना चाहिए, बट येस मैं इसका आंसर नहीं दूंगी. यू हैव टू थिंक एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट बिलो. तो इससे मुझे समझ में आएगा कि लाइक आपको सच में ये पोम you people understood this poem or not. Okay, so do drop your answers in the comments, and this was all from my end today. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से पोम समझ गई है. अगर नहीं समझी है, बहुत सिंपल पोम है, एक बार में समझ जाएगी, बट जस्ट इन केस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एक बार रेपिटेशन में देख लीजिए, ठीक है. एंड मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए. एंड जिसको इंटरेस्ट है लिटरेचर में, आप उसके साथ में भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.